नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव मुकम्मल हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं और आज सबसे बड़ा सवाल में हम पड़ताल करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि ये नतीजे आखिर क्या बताते हैं और आगे राजनीति की राह, दशा और दिशा और मुद्दे क्या होंगे। 4 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, एक रिकॉर्ड बनाया। चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और रिपीट परफॉर्मेंस करती दिखी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसे हुआ कि जो सरकार सत्ता में थी वो सत्ता में फिर से वापसी करती दिखी। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार कोई सरकार रिपीट हो रही है। तीसरी बार सरकार बनाती दिखी गोवा में भी बीजेपी। अब ये अपने आप में अप्रत्याशित नतीजे हैं और यह तस्वीर अधूरी रह जाएगी अगर हम पंजाब का जिक्र ना करें, जहां एक जबरदस्त सुनामी, एक जलजला आया, ऐसा आया कि झाड़ू ने सबको साफ कर दिया। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब हुई और बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा ऐसा दल बन गई जिनकी देश में 2 या उससे ज्यादा सरकारें हैं राज्यों में। तो यहां पर हमें देखना होगा किस काल में, किस वक्त में यह चुनाव हुए। 2 साल से हम एक संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में जी रहे थे। आप और मैं, हम सब ने इसे भोगा भी। बहुत ही कष्ट, बहुत ही दिक्कत का समय था। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची, दवाइयों के लिए त्राहिमाम, अस्पताल में भर्ती के लिए गिड़गिड़ाना, जुगाड़ भिड़ाना। और उसके बाद आप में से, मुझ में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं, मेरा कोई नजदीकी, जानने वाला, रिश्तेदार, दोस्त यार जिसकी मौत ना हुई हो। और सिलसिला यही नहीं थमा। अर्थव्यवस्था ने गोता खाया। दुनिया भर में ऐसा हुआ, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने भी गोता खाया। ब्रेक लग गए विकास की रफ्तार पर। नौकरियां गई, तनख्वाहें घट गई। शर्माते शर्माते लोगों ने वो अपने मन में ही वो गुस्सा, वो नाराजगी रखी, वो शर्मिंदगी का एहसास कि तनख्वाह कट गई। घर में भी नहीं बता सकते, पड़ोसियों की तो बात दूर, रिश्तेदारों की तो बात दूर, ऑफिस में भी नहीं बता रहे कि हां मेरी भी कट गई है तनख्वाह। ये सबने झेला और इसकी मार, रोजगार की मार सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी। मैं जिस फिल्म सिटी में काम करता हूं, यहां पर तमाम खोमचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, चाय समोसा बेचते हैं, सबके धंधे चौपट। मजदूरों का पलायन भी हुआ, घर वापस जाना पड़ा कि घर में ही बैठ जाएंगे, अपने गांव चलते हैं, शहर में तो कुछ मिल नहीं रहा। और उसके बाद महंगाई की भी मार आई। 80 रुपए का सरसों का तेल 225 रुपए हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के 120, डीजल के 110 रुपए भी भरे। रसोई गैस महंगी हो गई। 594 रुपए वाली रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए हो गया। लंबी फेहरिस्त है, मैं बहुत और समस्याएं बता सकता हूं। तो किसी भी सरकार के लिए, जो भी सत्ताधारी दल पूरे देश में, उसके लिए चिंता का सबब था। मुद्दे थे, तश्तरी पर, थाली पर सजे हुए थे, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे। बावजूद इसके बीजेपी चारों के चारों राज्यों में रिपीट परफॉर्मेंस करती है और उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में 2/3 बहुमत के साथ रिपीट परफॉर्मेंस। और 50 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जिसने 5 साल
का कार्यकाल पूरा किया हो, वो फिर से सत्ता में आए। यह कमाल भी योगी आदित्यनाथ ने किया। तो इतनी समस्याओं के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, लोगों के भीतर बसी हुई जो नाराजगी थी, और किसान आंदोलन का मैं जिक्र करना भूल गया। 1 साल 15 दिन किसान आंदोलित रहे, मेहनत की माकूल कीमत मांगने को लेकर। 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आय। पर जब नतीजे आए तो बीजेपी चारों राज्यों में आगे, फिर से आगे। और पंजाब में केजरीवाल ने वो पुरानी रियायती पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसी आंधी कि तमाम दिग्गज धाराशायी हो गए। प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए, सुखबीर बादल हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। तो वजहें तलाशनी जरूरी हो जाती हैं। और एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो वेलफेयरिज्म, जन कल्याणकारी नीतियां, एक लाभार्थी वर्ग जिसकी चर्चा मैंने पिछले 3 महीनों से लगातार की, उसने ऐसा भरोसा किया बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, कि कष्ट होने के बावजूद बटन उन्हीं के पक्ष में दबाया कि नहीं, दिक्कतें थी, दिक्कतें ये ठीक कर देंगे। और इसके पीछे वजह है, एक तो मुफ्त राशन की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना। उत्तर प्रदेश में प्रति परिवार 35 किलो अनाज, अनाज के साथ दाल भी, तेल भी, चीनी भी, नमक भी। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना जो दिए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में पैसों का दिया जाना, इज्जत घर बनाना, टॉयलेट्स, शौचालय औरतों के लिए, आवास, और इसके साथ वो नारा सबका साथ सबका विकास। तो जन कल्याणकारी नीतियां काम कर गई क्या? और जब मैं जन कल्याणकारी नीतियों की बात करता हूं तो इसे मोदी मॉडल भी कहा जा सकता है कि पंक्ति में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उस तक भी रोटी, कपड़ा और मकान, कि आप भूखे पेट नहीं सोएंगे, आपकी जेब में पैसे भी दिए जाएंगे, अन्न आएगा, मकान बनाए जाएंगे, शौचालय दिया जाएगा। क्या यह काम कर गया है? और मैं मोदी मॉडल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पंजाब को देखेंगे तो पंजाब में ऐसी अप्रत्याशित जीत जो आम आदमी पार्टी ने हासिल की, उसमें भी केजरीवाल मॉडल की गूंज दिखाई दी कि एक मौका केजरीवाल नू। किस बिना पर? कि केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया, और दिल्ली में क्या किया? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, एजुकेशन, शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करना, मोहल्ला क्लिनिक चलाना, दवाएं मुफ्त देना। मैं मोदी सरकार के खाते में फ्री वैक्सीनेशन की बात कहना भूल गया। तो क्या अब ये जो मॉडल्स हैं ये हावी होते दिख रहे हैं? और जो पंजाब में सुपड़ा साफ किया, खास कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा बुरी खबर लेकर आए हैं। कांग्रेस अब 2 राज्यों में सिमट गई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और झारखंड में वो साझेदार हैं, पर वो जूनियर पार्टनर्स हैं। सही मायने में 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी भी थे पंजाब चुनाव में, युवा चेहरा है, उनके प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इस बात की ताल भी ठोकी कि अब हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और केंद्र में अब हम कांग्रेस का विकल्प बनेंगे।
तो क्या 2024 की अब लड़ाई की बात करते हैं? लोकसभा चुनाव, अब सबकी निगाहें अगले 2 साल पर टिकी होंगी। क्या 2024 की लड़ाई जन कल्याण पर आकर ठहर जाएगी और गूंज होगी मोदी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल, और ये सबको फॉलो करना पड़ेगा क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल जन कल्याण में है, राजनीतिक कल्याण, और 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल मॉडल। और यहां पर इस कैविएट के साथ यह सवाल रख रहा हूं कि बहुत से लोग ये बात भी कहेंगे, और जायज होगी ये बात, कि जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी केजरीवाल मॉडल की बात करने लगे। जुम्मा जुम्मा 2 अब राज्यों में सरकार बनी है। चुनाव जीतने के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर ताल ठोकने के लिए आपको संगठन की जरूरत होती है, कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। यह इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये मुद्दे क्या इतने हावी हो जाते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। इसीलिए कैविएट के साथ मैंने ये सवाल रखा है। चर्चा में मेरे साथ आज सब युवा चेहरा हैं। राजीव जेटली राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी आज स्टूडियो में नहीं है मेरे साथ, दिल्ली में है, वो जुड़ चुके हैं। तो राजीव जेटली, जन कल्याण में ही राजनीतिक कल्याण, अब जन कल्याण सबसे बड़ा राजनीतिक चुनावी मुद्दा बन गया है क्या? क्या यह चुनाव हमें ये एक टेक अवे देकर गए हैं? जन कल्याण शुरू से ही राजनीतिक मुद्दा रहा है संदीप जी। जन कल्याण के लिए ही राजनीतिक पार्टियां बनी थी, और जन कल्याण को भूल करके वो अपने कल्याण में लग गई थी। एक सबसे बड़ी विडंबना थी। बहुत लंबे वक्त तक हमने इस बात को झेला है। 2 तरीके के जन कल्याण होते हैं। एक जन कल्याण जो बनाया जाए, जो इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करने के साथ साथ एक समूह में बांधा जाए, और जिसे दूसरी तरीके से, जिसे आपने जन कल्याण का नाम दिया तो जा सकता है, लेकिन उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें चीज़ों को तोड़ा जाता है। तो हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के गरीब व्यक्ति के लिए जो कार्य करके दिखाया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमारे देश के अंदर हमने देखा होगा, बड़ी लंबे वक्त से एक राजनीति चलती थी, और एक जो स्लम में रहने वाला व्यक्ति होता था उसे डरा के रखा जाता था, और आज भी वो राजनीतिक पार्टियां आज भी कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए उनका सर्वाइवल इस बात से हो जाए कि अगर हमारी सरकार गई तो ये लोग आपकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि झुग्गी झोपड़ी से निकाल के आपको पक्के मकान में भेजेंगे। वो उस डर को बना के रखते हैं कि हमारी सरकार इसलिए चाहिए ताकि ये गंदगी मची रहे, और ये गंदगी नहीं मचेगी तो हमारी राजनीतिक सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं आपको पक्का घर भी दूंगा। उस घर के अंदर आपकी ज़रूरतें भी होनी चाहिए, आपका राशन भी होना चाहिए। अगर आपको अपना व्यवसाय शुरू करना है तो हम आपको ऋण भी देंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हों, और आपको अपने पैरों पे खड़े होंगे तभी देश अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो 2 तरह की नीतियां होती हैं। एक नीति वो जो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं, और दूसरी नीति वो जिसके बारे में आपसे मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर इस देश मैंने ये जन कल्याण आपने कहा इस देश में फंडिंग करता है, नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जन कल्याण तो हमेशा राजनीतिक एजेंडा रहा है। ये दरअसल मैंने सवाल ना जन कल्याण को इन्वर्टेड कॉमास में रखा। उसके पीछे की एक वजह है। वजह ये कि देखिए, जन कल्याण का मतलब कि 5 किलो अनाज दे दो जी, मुफ्त में टीका लगा दिया जी, टॉयलेट बना दिया जी, थोड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, या 4 महीने में 2000 रुपए किसान को दे दिए, यहीं पर जन कल्याण खत्म हो जाता है। जन कल्याण के सही मायने क्या है कि आत्मनिर्भर, खुद मुख्तार बने आदमी, उसको रोजगार मिले, महंगाई की दरकार ना रहे। जन कल्याण को अपने हिसाब से क्या परिभाषित भी कर दिया है राजनीतिक दलों ने। पहले आप बीजेपी का जवाब देंगे, जैस्मिन आपका जवाब देंगे। नहीं, मैं संदीप जी आपसे पूरी तरह सहमत हूं। जो बात मुझे लग रहा था कि शायद यही बात आगे आएगी, ये जो आपने प्रश्न दोबारा उठाया, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। इस देश के हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करना,
इस देश के व्यक्ति के मन से डर निकाल देना कि कोई राजनीतिक पार्टी आएगी तो हमारा घर तोड़ देगी, हमारी झुग्गी तोड़ देगी। इस देश के व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि आपका स्थान ये नहीं है, आपका स्थान इससे बेहतर जगह पर है। इस देश के व्यक्ति को यह एहसास दिलवाना कि आप कमा सकते हैं और आपका योगदान इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। आत्मनिर्भर शब्द आपने डाला, आत्मनिर्भर भारत की तो हम पहले से ही बात करते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि यही एक फर्क है। दूसरी तरफ जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो डर की नीति बनाई जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको हम गुमराह करके रखेंगे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मेरी भी नीति लागू कर दी जाए और उसमें देश का नुकसान हो और उसकी फंडिंग भी दे रहा हो, अगर उस फंडिंग को लेकर अपनी राजनीतिक सर्वाइवल कर रहे हैं या उसको प्रोपेल कर रहे हैं आगे, तो इसमें अंत में जाकर के नुकसान किसका होगा? इस देश का नुकसान होगा। हमें देश के नुकसान से बचना है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो लोग भी ऐसे नहीं, देखिए शानदार जीत आपने दर्ज की है, 4 राज्यों में इतिहास रचा है, रिपीट परफॉर्मेंस की है, वो मैंने शुरुआती संबोधन में बता दिया। मेरे सवाल का मर्म नहीं समझे आप। देखिए ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हम जन कल्याणकारी देश हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा कर रहे हैं, पर सवाल मेरा ये था कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, 116 देशों में 101वां नंबर हमारा। किसानों की मैंने बात की, 27 रुपए प्रतिदिन की आय। इस कोरोना काल में कांग्रेस का आरोप है ये कि 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे ला दिया। उत्तर प्रदेश में, ये तो नीति आयोग का आंकड़ा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक 38.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो जन कल्याण में ये तमाम बातें भी आती है ना, या बेरोजगारी की जो मार झेल रहा है, या एक बड़ा सुविधाजनक तरीका है कि ये कुछ चीजें, ये रेवड़ियां जन कल्याण के नाम पर दे दी जाएं और वोटर इतना मस्त हो जाता है कि बाकी सारी चीजें भूल जाता है। ये भी एक मॉडल बन रहा है क्या? संदीप जी, बड़े लंबे वक्त से मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं और मैंने कई बार देखा है कि आप कुछ एजेंसियों को बार बार कोट करके और लंबी डिबेट्स उसके ऊपर करते हैं। जैसे CMI का डेटा आप बहुत बार कोट करते हैं और उसके ऊपर मैंने कम से कम 3-4 चर्चाएं तो आपके साथ ही कर ली होंगी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना डेटा वक्त पे दिया। मैं क्योंकि आपने बेरोजगारी की जो मैंने 4 डेटा बताए, इनमें से 2 डेटा नीति आयोग के हैं। वो नीति आयोग तो सरकार का ही आयोग होगा ना? मैं इसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैं उसके बारे में बता दूं जिसके ऊपर आपके शो के ऊपर बार बार चर्चा होती है। मैं एक डेटा बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता हूँ जब आपके शो में जाता हूँ या आना होता है मुझे, तो उससे पहले उनका डेटा जरूर पढ़ता हूँ मैं। हाँ। मैं उनका एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की गई थी और उसमें बताया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि वो वीकली डेटा निकालते हैं, वीकली डेटा में वो कई बार मिरेकल दिखा देते हैं कि एकदम से ग्रोथ हो गई है, एम्प्लॉयमेंट मिल गई सबको, और अगले ही हफ्ते उसी जगह का जब डेटा आता है तो उसमें दिखा देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। उस डेटा के अंदर मैं एक बात देख रहा था कि इसमें कोट किया गया था कि लगभग 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया। मैंने उसको आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार के लिए अप्लाई ही नहीं किया, जिन्होंने कोई मशक्कत ही नहीं करी, जिन्होंने अपना बायोडाटा नहीं दिया, जिन्होंने कहीं पे कोई नौकरी की अर्जी नहीं डाली। तो मेरे को हैरानी हुई कि 5 लाख आपने बेरोजगार बताया और 3 लाख आपको यह भी मालूम चल गया है उनके घर में बैठे बैठे कि इन लोगों ने तो अभी रोजगार के लिए अप्लाई भी नहीं किया, तो आपने उनको अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्लेयर कर दिया? इस देश के अंदर आज तक इतने नंबर में न धान खरीदी गई, न गेहूं खरीदा गया, न कोई भी फसल आप मुझे बता दीजिए। हमारी सरकार से पहले हमसे ज्यादा कभी भी खरीदी गई, हमसे ज्यादा किसी भी किसान के खाते में किसी भी सरकार ने पैसा डाला हो तो बता दीजिए मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो डेटा का मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन जो होता है भाई 27 रुपए प्रतिदिन जब आपने किसानों को पैसे दिए। 1 मिनट, अब राजीव, अब सुनिए, CMI की बात करके नहीं निकलने दूंगा ना आपको। ये तो आपकी सरकार का डेटा है कि 27 रुपए प्रति दिन की आय है किसान की, तो जो ये रिकॉर्ड खरीदी की गई उसके बावजूद 27 रुपए किसान कमा रहा है। 38.5% लोग यूपी में गरीबी रेखा के नीचे है, ये भी नीति आयोग का आंकड़ा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो कृषि की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बेहतर तरीके से, मैं नीति आयोग पे अभी इसलिए संदीप जी आपको मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँगा इस बात को, जिस डेटा को आप कोट कर रहे हैं नीति आयोग का,
मैंने उसको पढ़ा जरूर है, लेकिन मैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे मालूम है कि उस डेटा के अंदर उसका जस्टिफिकेशन भी आगे दिया था। अगर उसी बात को आप ही रख दें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। पूरी बात को आप रख दें, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ऑन द स्पॉट रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं कि उस डेटा के अंदर जस्टिफाई किया गया था, किस तरीके से इस आमदनी को शो किया गया है। लेकिन यह भी बताया गया है, अब मैं नीति आयोग का ही डेटा आपको दे रहा हूं, कि यह भी बताया गया है कि इस देश का किसान इस बात से खुश है कि जितनी अव्यवस्थाएं पहले फैली थी कृषि को लेकर के, उन अव्यवस्थाओं से हम बाहर निकलते चले जा रहे हैं। ठीक कम है, क्षेत्रफल फेयर पॉइंट के है। अंदर ज्यादा से ज्यादा उपज ले पा रहे हैं, और उसी परिवार का, उसी प्यार का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजी, वो डेटा में जस्टिफिकेशन भी दी गई है। पर मेरा सवाल, और ये सारे सब राजनीतिक दलों से है। अभी देखिए ना, रुकिए, अभी जैस्मिन की भी बारी है। जैस्मिन, गरीब कल्याणकारी जो ये नीतियां हैं गरीबों के लिए खासकर, वो इतना पोटेंट पॉलिटिकल एक वेपन बन गया है क्या कि बम्पर वोटिंग होती है। गरीब गरीब ही रहे कि वो बस ये, अरे मुफ्त में पानी दे दो, मुफ्त में बिजली दे दो, मुफ्त का इलाज करा दो, सरकार आपकी बना देंगे। ये मॉडल बीजेपी का है, यही मॉडल आपने भी फाइन ट्यून कर लिया है। गलत कह रहा हूं क्या जैस्मिन? बिल्कुल गलत कह रहे हैं संदीप जी, और मैं इसकी वजह कहूंगा। 75 साल में जब से भारत आजाद हुआ है, मुझे एक सरकार बता दीजिए भाजपा की जिसने 25% अपने बजट का एजुकेशन में स्पेंड किया हो, जिसने 15% अपने बजट का हेल्थ में स्पेंड किया हो। मैं केवल अभी की बात नहीं कर रहा, हाल की जो भाजपा की सरकारें हैं, मैं तो कह रहा हूं कि तमाम भाजपा सरकार के बजट निकाल के देख लो। और मेरे ख्याल से आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर देश को मजबूत करना है, अगर आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है, तो सरकार को कहां पे स्पेंड करना चाहिए? हेल्थ और एजुकेशन में स्पेंड करना चाहिए। आप मानते हैं मेरी बात ये? और इतने जितने भी तमाम कमीशंस हैं, नीति आयोग के कमीशंस हुए हैं, सारे कहते हैं कि एक बात कह दूं कि सारे तमाम आयोग अब तक जितने भी एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने सब कहा कि नहीं, 6% जीडीपी का एजुकेशन में स्पेंड कीजिए। इन्होंने एनईपी डाली, एनईपी में भी कहा कि 6%, लेकिन ये नहीं कहा कि किस साल तक। 21वीं सदी का ये प्लान है कि ये 22वीं सदी का प्लान है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने इस सपने को साकार कर दिखाया है, और हमने ये इंप्लीमेंट कर दिखाया है कि एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को भी बदल सकती है। अब इसमें पर लगा रहा हूं, सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड कर सकते। बिल्कुल ठीक आंकड़े दे रहे हैं पर लगाते हुए। देखिए, आप दिल्ली पर राज कर रहे हैं। दिल्ली एक क्वासाई स्टेट है, पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। यह एक सिटी स्टेट है, मतलब एक शहर पर आपकी सरकार राज कर रही है, और यहां पर सरप्लस बजट लाना कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं होता है। यहां रेवेन्यू जनरेट करने के, देखिए आप मुस्कुराने लगे, सुनिए ना, अभी सुनिए रेवेन्यू, थोड़ा मैं इकोनॉमिक्स जानता हूं। रेवेन्यू जनरेट करना कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। यहां पर तो यह काम कर दोगे, अभी पता लगेगा ना, पीछा हम थोड़ा छोड़ते हैं किसी का। पंजाब में जो ये दिल्ली मॉडल के सब्ज बाग दिखाए हैं, और पंजाब का डेफिसिट तो आपको पता ही है, वित्तीय घाटा कितना है, 2,74,000 करोड़ का है। और जो पुरानी प्लान्स और नीतियां लागू होनी है, उसके चलते आशंका और आकलन यह है कि अगले साल यह 3.25 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा हो जाएगा। तो यह जन कल्याण वोट मांगने का जरिया तो अच्छा है, यह बजट का भी बट्टा बिठाता है। और दरअसल आम आदमी का कोई फायदा होता है क्या इसमें? संदीप जी, हमने जब दिल्ली में हमने सरकार बनाई थी, तब दिल्ली सरप्लस स्टेट नहीं था। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली में भी डेट था, तो कम मात्रा में था, मैं मानूंगा पंजाब से, लेकिन उसको हमने क्लियर करा। और जो सरप्लस हमारी और ये बचत हमारी ऐसे नहीं कि हमने रेवेन्यू, किसी एक टैक्स केजरीवाल सरकार ने नहीं बढ़ाया है। ये जो है, ये करप्शन बचाने से जो सरकार का बजट बढ़ा है। मैं आपके दर्शकों को ये आंकड़ा बता दूं कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी 2015 में, दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़। पिछले साल 6 साल के अंदर 70,000 करोड़ तक बजट बन गया, मतलब दुगुना से भी ज्यादा। तो ये पैसा कहां से आया? जितना पैसा इन सारी पार्टियों ने, भाजपा, कांग्रेस वगैरह ने जनता से चोरी करके अपनी जो जेब में डाला, वो हम सरकार के बैलेंस शीट में लाए। उसके तरीके होते हैं ना। देखिए जैस्मिन, जो ये वेलफेयरिज्म होता है ना, मैं पंजाब में आ रहा था संदीप जी, बस मैं पंजाब में आ रहा था। प्लीज आइए। पंजाब में
पंजाब में सब जानते हैं, मतलब ये तो भाजपा के भी नेता बोलते हैं, अकाली के भी बोलते हैं, कांग्रेस के भी बोलते हैं कि पंजाब में रेता माफिया है, लिकर माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, स्कूल माफिया है, पानी माफिया है। ये सारे माफिया को अगर आप जोड़ देंगे तो कितने हजार करोड़ हर साल जनता के पैसे ये लोग अपनी जेबों में भरते हैं। यही पैसे बचाकर केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की लीडरशिप में जो सरकार बनने जा रही है, वो जनता की सहूलियतों पे काम करेगी, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट स्पेंड करेगी, और बाकी जो देखिए गरीब की पर आज इसमें आवाज खेल होता है ना गरीबों पे हम स्पेंड जैस्मिन करेंगे। हाँ हाँ जैस्मिन, इसमें खेल ये होता है ना, आपके पास ना राजीव जेटली, मतलब आपका नाम ले रहा हूं, राजीव जेटली का नाम ले रहा हूं, मतलब ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी, किसी भी दल के पास कोई जादुई चिराग नहीं है कि रगड़ दिया या कोई मैजिक वॉन्ड है, आबरा कडाबरा किया और पैसे आ गए। पैसे तो आप हमसे ही लेते हो ना। जो आपने बजट को सरप्लस करने की बात की, तो ये 120 रुपए पेट्रोल के दाम, 110 रुपए डीजल के दाम जो दिए, और जो 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी घटाई सरकार ने, पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 5 रुपए, आपने वैट नहीं घटाया। 1.5 महीने आप इंतजार करते रहे। आजकल जो खुली छूट, खुली बिक्री, एक पर एक ले जा शराब की बोतल, वो भी रेवेन्यू जनरेट करने का ही तरीका है ना। तो ले, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, पर जन कल्याण का चोगा उड़ा दो, ये खेल हो रहा है क्या? मैं यही चीज पूछ रहा हूं, और यही अब सेंट्रल थीम बनने वाला है क्या 2024 तक के चुनाव के वक्त? संदीप जी, ये देश का सौभाग्य होगा अगर हर चुनाव जन कल्याण के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सच्चाई मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि जब दिल्ली का चुनाव आया था और भाजपा को आम आदमी पार्टी का मुकाबला करना पड़ा, ये लोग जन कल्याण और वेलफेयर की बातें छोड़कर शाहीन बाग बोलने लगे। इनको तो, इनके पास तो सरकार थी, एमसीडी में 15 साल से एमसीडी में गवर्नेंस कर रहे थे, एक बार भी अपने काम नहीं गिनाए। पंजाब की जब बात आई तो क्या हुआ, उनकी भी तो अकालियों के साथ सरकार चल रही थी ना पहले। पंजाब में एक बार भी आपको याद है उन्होंने अपने काम गिनाए हो? उन्हें खालिस्तानी शब्द यूज किया, और ये तभी करते हैं ये सारी चीजें जब उन्हें पता है कि उनके सामने केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल मैंने 2024 का सवाल पूछा था, इसका कोई तुक नहीं है। तो अब विकल्प राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की राह पर चल पड़े आप? बिल्कुल इसी नहीं, मॉडल के जरिए किसी का विकल्प, हमें किसी पार्टी को खत्म करने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। हम सारे आम आदमी हैं, हम सारे एकदम कॉमन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं। कि क्यों आए हैं? क्योंकि 75 साल में किसी ने स्कूलों पे काम नहीं किया, किसी ने अस्पताल पे काम नहीं किया, किसी ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में नहीं भेजा, किसी ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा नहीं करी। तो ये 75 साल से पैसा ले रहे थे जो जनता का, वो कहां जा रहा था? और जनता ये सवाल आज देश भर में पूछ रही है, गोवा में पूछ रही है, गुजरात में पूछ रही है, केरल में पूछ रही है। क्यों? ठीक है, क्योंकि गोवा में भी 2 सीटें आपकी आई। एक मिनट, अभय दुबे, तो ये जन कल्याण, वो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला जन कल्याण का ही खेल है कि अनाज दे दो, मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त का थोड़ा पानी दे दो, टॉयलेट बनवा दो, बाकी चीजों की मुद्दों को उछालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीति का ऊंट उस ओर करवट ले रहा है क्या? संदीप चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से भारत के नागरिकों को एम्पावर करने का ही उसका दायित्व रहा है, और उसने चरितार्थ भी किया है। आप अगर बीते हमारे 10 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे तो हमने 75 करोड़ किसानों के भूमि के अधिकार कानून को लागू किया, हमने देश के 86 करोड़ लोगों के भोजन के अधिकार को लागू किया, हमने देश के 10 करोड़ आदिवासी भाइयों के लाइवलीहुड को, उनके आजीविका के और वन में रहने के अधिकार को लागू किया, हमने करोड़ों बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लागू किया, हमने इस देश के पारदर्शी व्यवस्था के सूचना के अधिकार को लागू किया, हमने काम के अधिकार, मनरेगा के तहत प्रत्येक मजदूर को काम के अधिकार से अधिकार संपन्न किया। एक मैं कई चैनलों पर सुन रहा हूं, प्रत्येक राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करे, लेकिन आप राजनीतिक दल कि अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संदीप चौधरी जी बात कर रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए, क्षेत्रीय दल है, राज्यों में चुनाव लड़कर जीता है, पंजाब में चुनाव जीते हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन लोकसभा के चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, जब प्रचंड बहुमत दिल्ली में विधानसभा में था, तो हमको देखना चाहिए कि खुद के गृह प्रदेश में क्या स्थिति थी। तो खुद को इनको वोटिंग का परसेंटेज 18.22 था और कांग्रेस को
दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 22.63% वोट मिले थे। केरला में हमारा 37% है, आपका 0 है। एमपी में 34% है, आपका 0 है। महाराष्ट्र में 16% है, आपका 0 है। ओडिशा में 13% हमारा है, आपका 0 है। राजस्थान में 34% है, आपका लगभग नगण्य है। तमिलनाडु में 12% है, आपका लगभग नगण्य है। उत्तर प्रदेश में आज हमारा 6.36%, आपका 0.1% है। तो एक मिनट, उत्तर प्रदेश में कितना है वोट परसेंटेज आपका? 2.36%। हाँ, तो 6 मत बोलिए, मैं गलत आंकड़ों को नहीं चलने देता हूं। नहीं, संदीप चौधरी, अब नहीं, अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट, अब सुनिए। आपने रीजनल पार्टी बताया, ठीक है, वो आपका अधिकार है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस दरअसल रीजनल पार्टी बन गई है क्या? आपका सूपड़ा साफ हो गया पंजाब में, उत्तराखंड में सूपड़ा साफ, उत्तर प्रदेश में आपकी गत यह हो गई है कि 2.34% पर आप आ गए। संदीप चौधरी, और आपने जन कल्याणकारी नीतियों की जो बात की कि हमने इतना कुछ किया लोगों के लिए, अब लगता है कि कांग्रेस को दरकार हो गई है कुछ जन कल्याण की। आप ऐसे हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, अंततः तो जनता को निर्धारित करना है, मगर आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं और पूरा देश जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिन जन कल्याण कार्यक्रमों को गिना रही, क्या चुनाव के दौरान गिनाया? आज जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो मुफ्त के अनाज की योजना बंद कर दी गई मार्च के बाद। जिस उज्ज्वला की ये प्रधानमंत्री जी बात करते थे पहले चुनाव में, क्यों नहीं की? क्योंकि अंधेरा परोस दिया उनके घर में। 1000 रुपए का सिलेंडर है, सारी सब्सिडी समाप्त कर दी। इन्होंने चुनाव इस बारे में लड़ा कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने महंगाई कम कर दी, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, लोगों ने भरोसा किया ना, और भरोसा इन जन कल्याणकारी नीतियों की बिना पर किया क्या? मेरा सवाल ये है। संदीप चौधरी जी, कई बार एक ल्यूसिड इंटरवल, एक टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल साइंस में, जिसमें ब्रेन में जब इंजरी होती तो कुछ टाइम के लिए उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसके परिणाम अभी सामने आएंगे। इन्होंने गजवाए हिंद पर, इन्होंने जिन्ना पर, इन्होंने हिजाब पर, इन्होंने 80-20 के नैरेटिव पर चुनाव लड़ा। इन्होंने चुनाव ही नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री तक ने इन विषयों, आपने तो मुद्दे उठाए, हर जगह सूपड़ा साफ क्यों हुआ? देखिए, मैंने कहा कि जनता का निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन आप पार्टी से मैं आज विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जैस्मिन भाई से, मैं बड़ा आदर करता हूं, लेकिन जो गंभीरतम आरोप लगा, आजाद भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल पर यह आरोप नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल जी क्या कमांडो फोर्स, जो खलिस्तानी कमांडो फोर्स के गुरिंदर सिंह है, जिस पर आरोप क्या था? पुजारियों की हत्या का आरोप, जिस पर आरोप यह था हिंदू सिख दंगे के लिए कि गाय काटकर मंदिर में डाल दी, उसके घर 2 दिन रुके थे क्या? आज तक जवाब नहीं दिया। अबे दुबे, मैं इतिहास में जाता नहीं हूं, पंजाब की अगर आप बात करोगे, 1 मिनट जैस्मिन रुकिए, अगर आप पंजाब की बात करोगे तो मैं जरनैल सिंह भिंडरावाले की भी बात करूंगा, जो आतंकवाद को शुरू करने में जिसकी सबसे अहम भूमिका थी। जरनैल सिंह भिंडरावाले को भिंडरावाले किसने बनाया? दे पाएंगे इसका जवाब, या मैं बताऊं जवाब क्या है? संदीप चौधरी जी, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं मैं, संस्थागत तरीके से देश में शांति के प्रयास करना अलग बात है, और राजनीतिक सत्ता की भूख मिटाने के लिए आतंकवादी संगठनों का राजनीतिक मोहरा बनाया था ना इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को, जो बैकफायर कर गया। इस बात को कबूलेंगे? संदीप चौधरी जी, उन्होंने अपनी शहादत दी है। मैं तो पूछ रहा हूं, इनकार करे ना, ये कहे तो सही। भिंडरावाले को भिंडरावाले क्या इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया? दिल्ली में क्या यह सही नहीं है कि आपने जो कहा, एक शराब पर एक शराब की बोतल मुफ्त, क्या ये कुमार विश्वास पर डिफेमेशन लगाया? उन्होंने कहा 500 करोड़ रुपए लेकर आए थे मेरे पास, क्या हजारों ठेके दिल्ली में नहीं खोल दिए इन्होंने शराब के? इनको विनम्रता से इन बातों का जवाब देना चाहिए। मैं आज इनकी जीत में खटास नहीं डालना चाहता, मैं चाहता हूं, और देखिए, जहां तक पंजाब का प्रश्न है संदीप चौधरी जी, तो जो केजरीवाल जी ने कमिट किया है वहां पर, वो तो हम पहले से इंप्लीमेंट कर चुके। हम जो वाटर सीवरेज के चार्जेस वेव करना, 2 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन को माफ करना, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करना, 700 किसानों की जिनकी शहादत हुई थी उनको मुआवजा और उनके परिवारों को नौकरी देना, ये सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। लेकिन वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जो कार्यशैली थी, उससे पंजाब में बहुत बड़ी नाराजगी, उसे समझने में आपने बहुत देर कर दी, सिद्धू को भी लगाए रखा। पर सुकेश, क्या अब ये आने वाले 2 साल मोदी मॉडल, केजरीवाल मॉडल,
इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। अगर मैं ये कहता हूं कि जो ये वेलफेयरिज्म है, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, ये मुझे इस चुनाव की सबसे बड़े टेक अवे लगे, 4 बीजेपी के पक्ष में, 1 आम आदमी के पार्टी के पक्ष में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिए, जन कल्याण का एक बड़ा वाइडर कोनोटेशन है। जन कल्याण के लिए ही सरकारें होती हैं संदीप। बिल्कुल, और मैं इन्वर्टेड कॉमास वाले जन कल्याण की बात कर रहा हूं। जी जी जी। देखिए, मैं अगर इसको ऐसे देखूं कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। और आप पहले की सरकारों को देख ले, दशकों पुरानी सरकारों को देख ले, तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने फिनांसेस के हिसाब से कुछ चेंजेस करने की कोशिश की थी। कोई भी सरकार आती है तो आम जनता उनको चुनकर भेजती है। आज के पहले जो सरकारें थी, उसके लिए चिड़िया वोट नहीं करती थी, आम आदमी ही वोट करता था कि हमारे लिए बेहतर कौन है, उसमें से वो चुनते थे। तो हाल फिलहाल के सालों में ऐसा हुआ है कि इसकी गूंज थोड़ी ज्यादा हुई है, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गया है। अब बीच का आपको जो बार बार ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से भी, कि राजीव गांधी ने एक बार कहा था, वो 80 के दशक में, कि हम 1 रुपया भेजते हैं, आपको 15 पैसा मिलता है। तो वो बीच में जो वेलफेयर होता था, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। वो भी जन कल्याणकारी नीतियां ही थी, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं। टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत हद तक आगे बढ़ा दिया, ठीक कर दिया, स्ट्रीमलाइन कर दिया। और ठीक कह रहे थे भाई दुबे, राइट टू फूड हो, राइट टू वर्क हो, आम लोगों का देखिए, जन कल्याणकारी नीतियों में मैं राइट टू इंफॉर्मेशन को भी मानता हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो भी जन कल्याण में काम आता है। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस ने की, लेकिन कांग्रेस जो है उसको उस तरीके से आम लोगों तक शायद परोस के दे नहीं पाई। जब एक नया लीडर आता है, एक नए अपने बैकग्राउंड के साथ आता है, और उसके बाद उसका फोकस वो उन नीतियों पे होती है, और तब तक आपका सिस्टम भी ठीक हो जाता है, और आप डीबीटी के फॉर्म में हो, आप अन्न के फॉर्म में हो, और हाल के 2-3 वर्षों में जिस तरीके से हम कोरोना काल में जिए हैं, तो वैसे में वो बहुत बड़ा संबल हो गया, तो उसकी चर्चा ज्यादा होने लगी। और जब नौकरियां चली गई हो, तनख्वाहें घट गई हो, तो वैसे में एक बड़ा वर्ग उसकी तरफ देखने लगा, और सरकारों पे उसका भरोसा बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पहले भी आपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात की, वो भी इसी मॉडल पे काम कर रहे थे। चाहे महिलाओं का बस में फ्री चलना हो, चाहे महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूटी हो, चाहे आप बिजली फ्री करने की बात करें, पानी फ्री करने की बात करें, ये सभी सरकारों ने, बिहार में चले जाइए, नीतीश कुमार ने 30% रिजर्वेशन किया। वो पहली सरकार थी जिन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्व किया, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसके लिए, बच्चियों के लिए साइकिल की योजना बनाई। तो एक बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश सरकारों ने ऐसा किया। तो बहुत सरकारें, सारी सरकारें जो आम लोगों तक आउटरीच का उनका एक तरीका है, उसमें ये नीतियां काम आती हैं। और अब जो ट्रेडिशनल स्टाइल था पॉलिटिक्स को देखने का या पॉलिटिक्स करने का, उसमें बदलाव आया है। ये रियल टेस्ट अब है। बहुत जल्दबाजी हुआ ये कहना कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे चर्चा होगी और वो कांग्रेस के बरक्स खड़े हो जाएंगे और बीजेपी के लिए चैलेंजर हो जाएंगे। इट्स टू अर्ली। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, पर मॉडलों की गूंज की मैं बात कर रहा था। और इसमें देखिए सुकेश, एक आइकन्स को कोऑप्ट करने का भी काम चल रहा है, जो बीजेपी ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, फिर अंबेडकर, और अब इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी कि जी शपथ ग्रहण समारोह होगा शहीद भगत सिंह के गांव में। अंबेडकर के गुणगान करने वाले अब बड़े बड़े समारोह किए जा रहे हैं। तो दरअसल देखिए, जो बेसिक नीड्स है ना, ये तो 75 साल का हम अमृतकाल मना रहे हैं, बेसिक नीड पर अब राजनीति आ गई है कि हम पूरा कर देंगे। बहुत स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी कई बार आप देखेंगे। देखिए, प्रतिमानों को कोऑप्ट करने की कोशिश जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आपने ठीक कहा, बीजेपी ने किया। और आप ठीक कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो रामलीला मैदान जंतर मंतर से निकल कर आई, तो भारत माता की जय के नारे वहां लगाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो मेन स्ट्रीम में आए और पॉलिटिक्स में आए, तो उन्हें भी कुछ आइकॉन्स की जरूरत हुई।
तो वो आइकन की पॉलिटिक्स, चाहे वो अंबेडकर राजनीति के और मूवमेंट से जुड़े हुए लोग या नए लोग जो मोटे तौर पे पहले कांग्रेस के लिए समर्पित थे, बाद में बसपा ने एक इनरोड बनाया, वो क्योंकि डेसिमेट हो रहा है, बसपा से दूर जा रहा है, तो वैसे में वो इरोजन जो हुआ है उसका सीधा लाभार्थी कौन होगा वोटों के टर्म्स में, तो उसको भी सामने रखकर, तो एक तरफ आपकी योजनाएं हैं, दूसरी तरफ आपके प्रतिमान हैं, जिसके आधार के, जिसके इर्द गिर्द आप राजनीति करना चाहते हो, उन दोनों को जोड़ के तो एक ऐसा इसी की blend प्रतिस्पर्धा हम देखेंगे क्या? आखिरी कमेंट चाहूंगा, अभय दुबे आपसे शुरुआत कर रहा हूं और आप नाइतफाकी जाहिर कर सकते हैं। ये वेलफेयरिज्म, ये कोट अनकोट जन कल्याण ही मुद्दा बनेगा या ये तो गिवन होने चाहिए एक वेलफेयर स्टेट में, और मुद्दे और बहुत हैं पर उनकी गूंज नहीं सुनाई देगी या सुनाई देगी? नहीं संदीप जी, मेरी मान्यता है कि प्रजातंत्र है ही इसलिए कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिल जाए। अधिकार संपन्न व्यक्ति तो न्याय अर्जित कर ही लेता है, मगर सत्ता का बुनियादी दायित्व, और आज के समय जब ऐसा शासन काल चल रहा है जब 84% लोगों की आमदनी घट गई हो, किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई हो, जब 12 करोड़ लोगों के ने अपने काम से हाथ धो लिया हो, ऐसी परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है कि जन कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाया जाए। कोई भी देश अपनी पिछड़ी आबादी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। पिछड़ी आबादी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। 75 साल हमने जाया कर दिए क्या फिर जासमीन शाह, कि अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो वहीं खड़ा है, वो 5 किलो अनाज ही मांग रहा है या मुफ्त बिजली मांग रहा है आपसे, या मुफ्त पानी दे दो। अरे साफ पीने का पानी तो मिलता नहीं। आप विदेशों में गए हो, आप कहीं से भी पानी पी सकते हैं ना। आज की तारीख में भी आप दिल्ली में भी कैंटारो लगाना पड़ेगा ना। यही हासिल किया हमने 75 साल में। संदीप जी, कल जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी थी तब यही कहा था कि हमने 75 साल गंवाए हैं। और हम क्यों कह रहे हैं? आज देश के किसी भी कोने में गरीब की पहली मांग क्या है? ये नहीं कहता कि हमें कुछ पैसे दे दो, हमें ये कर दो, कहता है कि मेरे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे दो। मेरा बच्चा गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी अफसर या जज के बच्चे को इससे बेहतर एजुकेशन मिल जाए। 75 साल में किसी भी सरकार ने इस असमानता को दूर नहीं किया। आज हम ये दावे के साथ कहते हैं, ताल ठोक कर कहते हैं कि गरीब का गरीब बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए और वो प्राइवेट स्कूल से बेटर रिजल्ट लेके जाएगा। वो बच्चे जय भीम मुख्यमंत्री योजना के तहत कोचिंग लेकर आईआईटी और नीट की परीक्षा भी पास करेगा। ये कोई भी सरकार आज नहीं कह सकती। तो ये हमने 75 साल गंवाए हैं, लेकिन देश के लिए आज ये एक बड़ा सिग्नल है कि आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो देश के लिए एक विकल्प है। केवल कांग्रेस या किसी पार्टी या किसी प्रांत के लिए बात मैं नहीं कह रहा हूं। देश ने जो टाइम गवाया है, अब ये समय आ गया है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अपनाएं और लोग जुड़े आम आदमी पार्टी के साथ। हम आम आदमी हैं, हम ठीक है। जसमीन शाह भी ये कह रहे हैं, राजीव जेटली, कि क्या 75 साल गवा दिए? या जब मैं ये सवाल कर रहा हूं, ये चर्चा कर रहा हूं, एम आई साउंडिंग टू पेसिमिस्टिक टू यू? ज्यादा नकारात्मक लग रहा हूं क्या मैं आपको, या ये सवाल जायज है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि हमसे पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कार्य किए हैं और इसको ईमानदारी से हमें कबूल भी करना चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे देश की बहुत बड़ी जड़ थी। अगर कोई पैसा दिया जाता था, वो तो राजीव गांधी जी ने भी क्लेम करा था कि वो पैसा नीचे तक नहीं पहुंचता था, वो कार्यकर्ताओं के बीच में बढ़ जाता था, नेताओं के बीच में बढ़ जाता था। और ये बात आज़ादी के बाद बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी कह करके गए थे कि आज़ादी के बाद हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो भ्रष्ट और आलसी हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेसी नेताओं ने ही कहा था। लेकिन आज देखिए, अगर आप आज चर्चा करते, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे सामने बैठने के लिए तैयार नहीं होती। तो इसी दिन मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, ऐसी कोई डिबेट करके रखिएगा विजय। इस देश में किसी भी मुद्दे के ऊपर ले लीजिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लीजिए, चाहे वो डिफेंस पे लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर पे लीजिए, चाहे वो आप इंडस्ट्री पे लीजिए, आप कौशल विकास पे लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने सभी जरूरतों को, देश की जरूरतों को एक साथ लेकर के काम करना शुरू किया। और हमारी सरकार तो ऐसी सरकार है, आप विश्वास कीजिए, मैं कभी टीवी पे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको कि हमारे मंत्री इतना प्रेशर में रहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी की मेहनत की वजह से, और उन्हें लगता है कि अब जो
राजनीतिक व्यवस्था इस देश की हुआ करती थी, जिस व्यवस्था के अंदर मंत्री बनने के बाद उनकी चौधराहट चलती थी, वो खत्म हो चुकी है। अब सुबह से लेकर रात तक आपको काम करना पड़ता है, हर मंत्री को काम करना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को काम करना पड़ता है। अरे ये देश आसानी से आगे नहीं बढ़ता। इस देश के पीछे बढ़ाने के लिए जो मेहनत लगती है, वो मेहनत आपके टीवी चैनल के ऊपर प्रचार के रूप में, उसको विज्ञापन के रूप में नहीं दिया जाता है। जिस तरीके से केजरीवाल साहब मेहनत की जा रही है देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, जिसके लिए पे हम करते हैं, वो एक हाथ दे एक हाथ ले, वही बड़े चुनावी वेपन्स बन जाते हैं क्या? इस बारे में भी विचार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।